हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस एज एन एरर इन कॉन्सेंट। मोरल इन्फ्लुएंस से भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते पावर ऑफ पोजीशन। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियस रिलेशनशिप से भी हो सकता है, चाहे वो रियल हो, चाहे एपरेंट, चाहे फिड्यूसरी। और वन पार्टी स्टैंडिंग इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, मतलब कि दो पार्टी में से एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। जैसे फोर्स कर रहा है, जैसे दो पर्सन है ए और बी, ये दोनों में से कोई एक पर्सन मतलब कि डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। फिर नंबर थर्ड है टेकिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस लेना। एग्रीमेंट अपीयरिंग टू बी अनरियलिस्टिक, जो एग्रीमेंट है वो अनरियलिस्टिक है। एग्रीमेंट विथ पर्दाशीन वुमेन, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब है। फ्रॉड एज एन एरर इन कॉन्सेंट, जो कि सेक्शन 17 में आता है। फ्रॉड एज एन एरर इन कॉन्सेंट, सेक्शन 17, जो कि 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। फ्रॉड मतलब कि फॉल्स सगेशन से भी हो सकता है, फॉल्स सगेशन। नंबर 2 है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। नंबर थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब कोई प्रॉमिस किया गया बिना किसी इंटेंशन के परफॉर्मिंग इट, कि हम उसको परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी एक्ट स्पेशली डिक्लेयर्ड फ्रॉडलेंट, ऐसा कोई एक्ट जो कि पहले से डिक्लेयर किया गया है फ्रॉडलेंट, तो वो आ जाता है फ्रॉड एज एन एरर इन कॉन्सेंट में। इश्यू ऑफ शेयर्स, सेलिंग प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मैनेजमेंट, मैरिज एग्रीमेंट, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स, सेलिंग प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मैरिज एग्रीमेंट, ठीक है, ये सब आता है फ्रॉड में। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मतलब जो साइलेंस होता है वो फ्रॉड नहीं है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। जैसे कि मैरिज एग्रीमेंट में झूठ बोल दिया कि वो मतलब लड़का का उम्र 25 साल है और उसका है 23 साल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन एज एन एरर इन कॉन्सेंट, जो कि सेक्शन 18 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। पॉजिटिव असर्शन के द्वारा भी हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ब्रीच ऑफ ड्यूटी से भी हो सकता है। काउजिंग अ पर्सन टू मेक अ मिस्टेक, इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रोकेबल, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ब्रोकेबल, मतलब अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रोकेबल हो सकता है, मतलब उसको ब्रॉक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। नो पेनल्टी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। मिस्टेक इन कॉन्ट्रैक्ट एज एन एरर इन कॉन्सेंट, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट कुछ और था और हम लोग कुछ और सोच लिए, तो वो हो गया इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्रीमेंट। जैसे कि मिस्टेक दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। लॉ में हो गया इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में हो गया बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मतलब कि दोनों तरफ से मिस्टेक हो रहा है, और यूनिलेटरल में
सिर्फ एक तरफ से मिस्टेक हो रहा है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होता है? इसमें केस था बाला देवी वर्सेस शांति मुजुंदर। ये बहुत पॉपुलर केस था ना, यूनिलेटरल मिस्टेक का। और बायलेटरल मिस्टेक, जैसे ए बी को बोलता है कि तुम मेरा बाइक खरीद लो 10,000 में, तो फिर बी एग्री कर जाता है। नहीं, इसका दूसरा केस है कि एक्स वाई को बोलता है कि 30,000 में हम आपको अपना डॉग देंगे, लेकिन वो मना कर देता है, बोलता है कि 50K में ही हम देंगे। तो ये हो गया बायलेटरल, मतलब कि दोनों तरफ से किया जा रहा है। और यूनिलेटरल में सिर्फ एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉफुल होता है बेसिकली, और ये सेक्शन 31 में आता है। रूल्स, इट्स बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब कि ये बेस्ड होता है ऑन हैपनिंग ऑफ ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, मतलब जो कि सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो कि फ्यूचर में होने वाला है। कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इफ इवेंट हैपन्स, मतलब ये तभी हो सकता है जब आपका इवेंट हो रहा होगा तब, और ऐसे नहीं हो सकता, मतलब जब इवेंट होगा तो आपका ये भी होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इफ इवेंट हैपन्स। ये सेक्शन 32 में आता है। It's based on non-happening of an uncertain future event becomes void, तो वो void हो जाता है if the event happens। सेक्शन 33 में आता है ये। It's based on non-happening of an uncertain future event। नंबर थर्ड है दिस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पार्टिकुलर पर्सन, मतलब कि ये पार्टिकुलर पर्सन पर बेस्ड होता है। विल आउट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिकम वॉइड, और ये वॉइड हो जाता है अगर वो पार्टिकुलर टाइम पर होता है तब, और ये सेक्शन 34 में आता है। A contract based on certain or definite event cannot be called a contingent contract, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड है सर्टेन और डेफिनिट इवेंट पे, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सर्टेन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड है सर्टेन और डेफिनिट इवेंट पे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुड बी कॉल्ड अ, नहीं कैन नॉट बी है, इवेंट कैन नॉट बी, इवेंट कैन नॉट बी कॉल्ड, तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते। वो सेक्शन 35 में होता है, क्योंकि ये तो अनसर्टेन होता है ना, अनसर्टेन होता है, और इसमें दिखा रहा है कि सर्टेन है। और मतलब कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन है या डेफिनिट इवेंट है, तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। और ये सेक्शन 35 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, मतलब कि ये इम्पॉसिबल इवेंट्स पर बेस्ड रहता है, जो कि वॉइड होता है। ये सेक्शन 36 में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Number 1, suit for rescission. Number 2, suit for special performance. Number 3, suit for injunction. Number 4, suit for quantum merit. इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस, ठीक है।
अब है नेक्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मॉरलिटी, गुड सिविलाइजेशन, गुड कॉन्सेंस, ह्यूमन वैल्यूज, मतलब ये सब होना चाहिए। मॉरलिटी होना चाहिए, गुड सिविलाइजेशन होना चाहिए, गुड कॉन्सेंस होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कि नेसेसरीज ऑफ लाइफ को सप्लाई करना है टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि एबल नहीं है टू कॉम्पिटेंट। सेक्शन 68 में आता है इनकॉम्पिटेंट पर्सन, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। रीइम्बर्समेंट ऑफ अमाउंट्स पेड बाय ऑन इंटरेस्टेड पर्सन, ये आता है आपका सेक्शन नंबर 69 में, जिसमें कि जैसे ए ऑनर है, बी यहाँ पर टेनेंट है। नंबर 3 है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड सर्विस। यहाँ पर नॉन ग्रेटिट्यूड सर्विस अगर कोई हो रहा है तो हम लोग को ऑब्लिगेशन है पे करने का। ये सेक्शन 70 में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और अगर देखो जैसे कि दो बंदे हैं, ए का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का कहीं खो गया और वो बी को मिल जाता है, तो बी मतलब कि वो उसका ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि वो जाके ए को मतलब कि दे सकता है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। लॉस्ट गुड्स मतलब वो उसको लौटा सकता है। ये सेक्शन नंबर 71 में आता है। जैसे यहाँ पर एक्स का लॉस्ट गुड्स था और ये वाई फाइंडर था। गुड्स उसका मतलब लाइबिलिटी टू रिपे मनी रिसीव्ड बाय मिस्टेक, और अगर कोई पैसा मिस्टेक से मतलब हम लोग के पास आ गया है तो हम लोग के पास लाइबिलिटी होता है कि हम लोग उसको रीपे करें, नहीं मतलब उसको लौटा दे, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 72 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज 1872 का, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट? इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मीन्स मेकिंग अ लॉस गुड, मेकिंग अ लॉस गुड्स। जैसे ए परचेजर होता है, बी ओनर होता है और सी यहाँ पर आइडेंटिफायर होता है। मतलब कि ए के पास पैसा नहीं है तो ए का बिहाफ पे सी मतलब उसको पे कर सकता है, ठीक है। फीचर्स, द पार्टीज इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, कॉन्सिडरेशन नहीं होता है इसमें। कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर का कंडक्ट पे होता है। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस्ड का मतलब आप क्या समझते हैं? ओरल और रिटेन दोनों होता है, और इम्प्लाइड मतलब कि गेस्चर से या एक्शन से कह सकते हैं। अदर फीचर्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फीचर इन लॉ सब्जेक्ट। ए अगर लोन ले रहा है तो वो डेब्टर हो गया और वाई क्रेडिटर हो गया, और मतलब एक्स के बदले वो जेड उसका मतलब उसका बिहाफ पे श्योरिटी दे रहा है कि वो रीपे कर देगा, ठीक है। फीचर्स, 3 पार्टीज होना चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन हो नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टीज का, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। इट मे बी ओरल और रिटेन, मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। अदर फीचर,
अब है बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फ्यूचर इन लॉ सब्जेक्ट। बेल मीन्स डिलीवर, बेल हम लोग डिलीवर बोलते हैं, बेल का मतलब हिंदी में उसका मतलब नहीं, मतलब बेल का जो मीनिंग होता है वो डिलीवर होता है, कोई चीज़ डिलीवर करना। द पार्टीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंडीशन ऑफ रिटर्निंग, रिटर्निंग का कंडीशन होता है, कंसिडरेशन, पर्पस, अदर फीचर्स। जैसे ए और बी है तो ए यहाँ पर बेलर है और बी जो है वो बेली है। टाइप्स ऑफ बेलमेंट, दो टाइप का होता है, कमर्शियल बेलमेंट और ग्रेटिट्यूटी बेलमेंट। राइट ऑफ ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट टू क्लेम रेमनरेशन, वो रेमनरेशन को क्लेम कर सकता है। राइट टू नो फॉल्ट ऑफ गुड्स, गुड्स में क्या फॉल्ट है वो जान सकता है। राइट टू बी आइडेंटिफाइड, उसके पास राइट है आइडेंटिफाइड का। राइट टू इग्नोर, क्या लिखा है, टाइटल है। राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ट्रॉस पासर्स, right to return the goods, right to line of the goods, right of particular lien and right to general lien. अब ड्यूटीज क्या होता है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केस, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज, कोई चीज़ का अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, गुड्स को मिक्स नहीं करना है। ड्यूटी नॉट टू गिव एडवर्स टाइटल्स, एडवर्स टाइटल नहीं देना है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ड्यूटी टू पे रिमनरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 1872। फीचर्स, थ्री पार्टीज होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब या तो ओरल या तो रिटन, इम्प्लाइड मतलब या तो गेस्चर से या एक्शन से। फीचर्स जैसे ए ऑनर है, बी एजेंट है, बी अपना अंडर में अपना काम करवा सकता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट।